नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर और खबरों का पिटारे में जितनी खबरें हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके ये डिबेट, क्योंकि पिछले 48 घंटे में हमारे साहेब 4 अलग अलग मुल्कों में बेइज्जत हुए। एक डॉन था, उसको कितने मुल्कों की 9-12 कितने मुल्कों की पुलिस खोज रही थी। एक हमारे साहेब हैं, अलग अलग मुल्कों में छीछालेदर करवा रहे। महिला पत्रकार ने पकड़ा और मोदी भागे। आप कल्पना कर सकते हैं इतना जबरदस्त ओरेटर, दुनिया का नंबर 1 ओरेटर। मतलब अगर भारत में अंधभक्तों और गोदियों की माने तो इनके अलावा कोई बोल ही नहीं पाता है, बाकी पूरी दुनिया तो गूंगी है। उनको एक महिला पत्रकार के एक लाइन के सवाल पर वो सरपट जो है शेरवानी और अपना पहने हुए, वो सरपट वहां से निकलना पड़ा। मुंडी नीचे, सर ऊपर भी नहीं हुआ, मुंडी नीचे किए भागना पड़ा। उसके बाद जब वो क्लिप पूरी दुनिया में फैल गई तो जयशंकर का अफसर आया मोर्चे पर, और जयशंकर के अफसर के आने के बाद कैमरे पर फिर लाइव छीछालेदर हुई। पहले वाली 16 सेकंड की थी, छोटी थी। दूसरी जो छीछालेदर हुई जयशंकर के अफसर ने जो करवाई, वो लंबी छीछालेदर थी, लेंथ बड़ी थी छीछालेदर की। और मोदी को छिपाने के लिए क्या क्या नहीं उपाय किया। बाबा साहेब के संविधान को, गांधी को, सबको आगे कर दिया। मतलब जिन लोगों के मूल्यों को ये कुचल रहे, रौंद रहे हैं ना, उन्हीं के पीछे छिपते हैं। दुनिया में इनके पास बचने के लिए फिर गांधी, अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ नहीं है। यहां पर भारत में वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही गांधी, वही अंबेडकर आंखों में खटकते हैं। 4 अलग अलग देशों का आप देखोगे, ये नॉर्वे वाला तो सबके दिमाग में होगा कि वही नॉर्वे वाला ही बताने वाले हैं। नहीं, 4 अलग अलग देश। और मैं आपको ऐसी खबरें 2 दिखाऊंगा, जो 2 खबरें नॉर्वे की उस महिला पत्रकार की बात पर मुहर लगा रही है। और वो 2 खबर ताजा खबर है, एक उत्तर प्रदेश से है और एक हरियाणा से। यही वो खबरें हैं जो दुनिया वाले देख करके नरेंद्र मोदी से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ संवाद करना चाहते हैं कि मोदी जी कुछ हमें भी बता के जाओ, कुछ हमें भी ज्ञान दे के जाओ। और जब ये हालत होगी तो फिर राहुल गांधी ने इस मौके पर चौका मारा और 56 इंच वाले सच खोला फिर से एक बार। रोज हालांकि वही काम है, सुबह दोपहर शाम, भारत में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भाव को लाइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। बस भैया सीधा शुरू करिए खबर, लाइए हेडलाइन। दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे के पत्रकारों को दिया करारा जवाब। ये करारा पे ध्यान रखिएगा, करारा जवाब, ये नहीं लिख सकते झूठा जवाब, करारा जवाब। अब ये कार्यक्रम पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं से भी हम नहीं भागने वाले हैं। हम सवालों से न भागते हैं और न भगोड़ों को भागने देते हैं। दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, विदेश मंत्रालय ने बहुत करारा जवाब दिया। अभी जवाब देखिएगा, सुनिएगा। आगे चलिए, अंदर आइए खबर के। नॉर्वे, भारत में प्रेस की आजादी पर सवाल, विदेश मंत्रालय का तगड़ा जवाब। वहां करारा था, ये टीवी9 में तगड़ा हो गया। समझ ही नहीं, 1-2 रिपोर्ट पढ़ी और पूछ लिया प्रश्न। वाह। अब जरा अंदर चलिए, इनको हम सुनवाएंगे, कुछ तो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए हिंदी में बहुत कुछ चीजें जो छापा है, मैं गोदियों को ही दिखाऊंगा, उन्हीं को देखिए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, क्योंकि मोदी वाली क्लिप आ गई पूरी दुनिया के सामने, तो पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी वो पत्रकार पहुंच गए सब विदेश वाले। तो उन्होंने सवाल किया तो जवाब में उन्होंने क्या कहा, एक पत्रकार के साथ तीखी बहस की, देखिए लिखा है तीखी बहस की, और भारत के मीडिया तंत्र की व्यापक पहुंच पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के मीडिया तंत्र की विशालता को दुनिया ठीक से नहीं समझती है। सुनिएगा, भारत के मीडिया तंत्र की विशालता को दुनिया ठीक से नहीं समझती, दुनिया खूब समझती है। आप भारत को खाली मूर्ख बनाओ। चलिए आगे चलिए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं यहाँ कितनी खबरें आती हैं, हर शाम कितनी ब्रेकिंग न्यूज आती है।
अकेले दिल्ली में ही कम से कम 200 टीवी चैनल हैं, अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में। लोगों को भारत के विशाल आकार का कोई अंदाजा नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। सिविल जज ने कहा कि लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो कुछ अज्ञानी, नासमझ, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित एक दो समाचार रिपोर्ट पढ़ते हैं। कुछ अज्ञानी और नासमझ एनजीओ द्वारा प्रकाशित एक दो समाचार रिपोर्ट पढ़ते हैं और फिर आकर सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा लोग भारत के पैमाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझे बिना सवाल पूछते हैं। वो कुछ अनजान और अज्ञानता से भरी एनजीओ रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और फिर भारत पर टिप्पणी करने लगते हैं। और आगे चलिए, आप लोग भी इसको समझिए। उन्होंने जोर देकर कहा, यहां देखिए जोर किस पे दिया, भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। यही तो सवाल दुनिया पूछ रही है कि संविधान तो इतना अच्छा है, गारंटी देता था, लेकिन ऐसा शासक बैठा है कि उस गारंटी छिन्न भिन्न कर रहा है और अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कानूनी उपाय का प्रावधान करता है संविधान। क्योंकि संविधान करता ही सब, ये बता रहे हैं मोदी को बचाने। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश ने स्वतंत्रता के समय से ही महिलाओं के लिए समान मताधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं। मतलब यहां पर भी जो बाबा साहेब ने और नेहरू ने किया, वो मोदी को बचाने के लिए सफाई दी जा रही है। इसमें मोदी क्या योगदान है ये बताओ ना। मोदी का योगदान है कि 27 लाख मताधिकार रद्द कर दिया, 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया। ये योगदान ये क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा कि भारत समानता और मानवाधिकारों में विश्वास रखता है, साथ ही यह भी कहा कि मतदान करने और सरकार बदलने का अधिकार लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का सबसे मजबूत उदाहरण है। हाँ, सिर्फ विपक्ष के उस जो मतदान करने और सरकार बदलने का अधिकार था, उस अधिकार को पिछले 12 साल में थोड़ा सा चेंज किया गया। अब सरकार सिर्फ विपक्ष की बदलेगी और मतदान सिर्फ भाजपा समर्थक करेंगे। ये चेंज आया ना, यही तो दुनिया जानना चाहती है। आगे चलिए, एक एक पॉइंट इनका देखिएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि हमारे पास एक संविधान है जो जनता के अधिकारों, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे देश की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं, जो महत्वपूर्ण है। 1947 में हमने अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हमने मिलकर यह स्वतंत्रता हासिल की, उन्होंने स्वयं इसे प्राप्त किया। मैं जिन कई देशों को जानता हूं, वहां भारत द्वारा यह स्वतंत्रता दिए जाने के कई दशकों बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आप जानते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम समानता में विश्वास करते हैं, हम मानवाधिकारों में विश्वास करते हैं। और मानवाधिकारों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सरकार बदलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। यही भारत में हो रहा, हमें इस पर बहुत गर्व है। 47 का सवाल नहीं पूछ रहा है दुनिया, 2026 का पूछ रहा है। 47 वाले भारत पर तो दुनिया को गर्व ही है। तभी तो दुनिया भर के 80 देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी और नेहरू के नाम पर सड़कें हैं। इसीलिए जॉर्ज सीबी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करता है। भाव सुनिए, ये आपको नहीं जानकारी होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करता है और जनता को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत है, जिन्हें लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये करारा जवाब। अच्छा, जरा TV9 वालों से इन सबसे एक बार अगर मुलाकात होगी तो पूछिएगा, करारा जवाब था कि ये झूठों का जो है, झूठ का पुलिंदा था, झूठे सब। चलिए आशीष जी, हाँ, आशीष हाँ, जी, हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्टिंग है नहीं ये, हाँ, ये वहां से आया हुआ हैंडआउट है। हाँ, वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सवाल जवाब मैं बताता हूं। जॉर्ज साहब भाग गए। अभी दिखा देंगे हम। हाँ, ये हम तो दिखाई उन्होंने वहां से भेजा गया कि हमने ये बोला। ये तो हाँ, बात हुई नहीं यहाँ पे, वहां पे बात तो कुछ और ही हुई। वहां के जो अखबारों ने जो छापा है, वहां तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि मेरे को मालूम नहीं कौन से स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, मैंने सुना ही नहीं करके भाग गए वो। हम दिखाई देंगे अभी अभी दूर, अब दिखाई देते हैं भाव। ये दरअसल क्या है ना, यहाँ पर तो पूरी यही कोशिश ही है मोदी की कि 143 करोड़ लोगों तक सच ना आवे, इनको बनाते रहो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। चौराहे पे मोर नचाओ तो समझ में आ जाए। प्रधानमंत्री में यदि थोड़ी भी होती
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा जवाब देते, बताते लोगों को, क्योंकि 153वें देश जो प्रेस ऑफ फ्रीडम में 153वें नंबर पे है, 157 में 157 पे नंबर पे जो देश है, वहां का प्रधानमंत्री उन पत्रकारों के सामने नहीं, अरे 157 वाले देश पे भी, मतलब यहाँ लोकल में भी नहीं वो जवाब दे सकते, तो वो जहां नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम, नंबर 1 लिस्ट में, वहां क्या जवाब देंगे? 157 से ही भागते हैं तो 101 से तो बिल्कुल ऐसे भागे जैसे सिंह से, सर से सिंह गायब हो जाते हैं। और वो जॉर्ज को खड़ा कर दिया, और जॉर्ज यहाँ शेखी भगा रहा है, बता भेज के वहां पे कि हमने ये हुआ। वहां जो हुआ, आशीष जी वो भी बताइए जरा भैया, लाओ शुरू करो अंताक्षरी। और अभी तो ये पहला देश है नॉर्वे, अभी हम सब बताएंगे एक एक करके। ये देखिए, हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट संदीप खासा ने डाला। रिपोर्टर ने कहा, जब भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नॉर्वे भारत पर भरोसा क्यों करे? विदेश मंत्रालय, हमारे पास गांधी है, प्राचीन सभ्यता है और एक संविधान है जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सवाल क्या था? और गांधी का नाम लेने लगे। रिपोर्टर, बिल्कुल मुझे पता है कि भारत में मौलिक अधिकार है, इसीलिए तो मैंने उनके उल्लंघन पर सवाल पूछा। अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो मैं सवाल नहीं पूछती। ये अधिकार है, पता है मुझे। वो पढ़ी लिखी रिपोर्टर थी, उनको इन सबको लगा कि इन्हीं जैसे होगी। तो एमईए ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने, अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं। रिपोर्टर ने कहा, यही तो मुद्दा है, लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है? तो विदेश मंत्रालय ने कहा, सीवी ने, यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तय करूंगा। रिपोर्टर ने कहा, पीएम प्रेस से खुले सवाल कब लेंगे? तो विदेश मंत्रालय ने कहा, अगला सवाल। मतलब अब हम नहीं आपसे बात करेंगे, अगला सवाल। चलिए जरा एक क्लिप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। निवेदन तो उसको पूरा कार्यक्रम देखिएगा, आज मैं निवेदन कर रहा हूं, पूरा देखिएगा। हाँ चलाइए जरा। Ms. Helle, I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please, we have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and question. then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. Yes. India is set to become the world's third largest economy. बना दिया ना भारत नॉर्वे को, जवाब नहीं दे पाया। आई एम कंडक्टिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या क्या नहीं बोला था, अगर जिसको नहीं सुनाई, मतलब क्लियरिटी हुई हो, तो एक बार मैं लास्ट में सुनवा दूंगा, अभी तो वक्त जाया होगा, लास्ट में सुनवा दूंगा। भाऊ आपने सुना एक एक चीज कि प्रधानमंत्री एक और पत्रकार थी, मिरेल थाई। माय नेम इज मिरेल थाई एंड आई एम फ्रॉम द डच न्यूज़पेपर NRC. And as you are referring to my colleague, he was actually citing our Prime Minister, who said he was worried about the minorities and press freedom in India. So does it upset you when our Prime Minister said this? मैं इस अखबार से एक महिला पत्रकार हूं, मेरे कलीग ने जो पूछा है वो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। हाँ। क्या मेरे प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आपको बुरा लगा? जॉर्ज ने कहा, नो, आई वॉज गिविंग द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ दैट, सो दैट रिमेन्स टू बी द फैक्चुअल पोजिशन. You need to have more understanding of India to appropriate what India is. ना, मैं तो आपको वास्तविक वस्तुस्थिति बता रहा था। जो वस्तुस्थिति है, जो सच्चाई है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा था। आपको भारत को समझने के लिए थोड़ा भारत को जानने की जरूरत है। उसके बाद उस मेरेल ने अगला सवाल पूछा,
So the Prime Minister jet in should have more understanding because he does not something we say. It's not something we say. उन्हें कहा कि इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री जेनेट को भारत की जानकारी नहीं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उसको आप मना कर रहे हैं। जॉर्ज यहीं भागा। I haven't seen the statement. I am referring to the question you asked. You know about what topic which was raised about the freedom, and I think I have clarified how beautiful country India is. Thank you. उन्हें कहा तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। कब जानकारी है ये कहना चाहते हैं आप? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो वो उसमें बारे में नहीं बोलूंगा। मैंने सुना भी नहीं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं तो इतना कहता हूं कि आपने जो कहा मेरा देश बहुत अच्छा है। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला सवाल। By claiming I haven't seen the statement, the Indian diplomat attempted to calculated retreat to avoid the direct diplomatic. उन्होंने पीछे हटा है डिप्लोमेट अपना सवाल का जवाब देने में, और ये कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। ये हमने कहा, अरे आपने कहते हो कि यह महिलाओं का वो है। अभी तो आपने महिला नारी वंदन हम 3 दिन से दिखा रहे हैं आपको, रोज हमारे चैनल पे नारी वंदन का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। ये नारी वंदन है इनका। अरे सब बहुत बेशरम है और बहुत ही झांसाबाज हैं। ये पूरे देश को झांसा दे रहे हैं। वहां जाते हैं, जूता खा के आते हैं और अपने देश में आके बोलते हैं हम जूता मार के आए। हाँ। अब करारा जवाब इसको नहीं कहते कि मैं तय करूंगा क्या है। उनने कहा कि आप अपने प्रेस से भी बात नहीं करते आपके प्रधानमंत्री। हाँ हाँ। हिंदू से सुहासिनी गई हुई थी, सुहासिनी हैदर, और बहुत सारे वहां पर बहुत विदेश में। तो अब इस बार जो हुआ है, अब ये फिर नहीं जाएंगे विदेश। अब जाएंगे तो कहेंगे पहले भाई वहां व्यवस्था कर लो, मीडिया उडिया हमारे सामने ना आए। और अब नॉर्वे से लेकर नीदरलैंड तक जो हुआ है, अब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और खासकर जिन देशों में मानवाधिकार और प्रेस फ्रीडम इस सब पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां ये जहां कदम रखेंगे वहां पे इनके साथ होगा। अगली देखिए भैया, अगली क्लिप लाइए। अगली एक और रेफरेंस है, उसी जो खबर है जो छपी है उसमें एक रेफरेंस और है कि 2023 में जब व्हाइट हाउस ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस लेंगे, तब वहां के एक अधिकारी ने राइटर्स को कहा कि भाई बहुत बड़ी चीज है, ये प्रेस के सामने आ रहा है, क्योंकि ये जाना ही जाता है प्रेस से भागने के लिए। The White House official had told the writers that this is a big deal since Modi is infamous for refusing to take questions from the media in India. ये भारत का डंका है और ये भारत की मीडिया की इज्जत है बाहर कि हम यहाँ पे चीन पे और पाकिस्तान पे और ईरान पे सवाल पूछते हैं, लेकिन हम हमारे प्रधानमंत्री को सवाल पूछने की औकात नहीं रखते। ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसलिए हम हमको मीडिया नहीं कहते। ये पामेरियंस है जो एक पार्ले जी बिस्कुट के पीछे पूंछ हिलाते हुए आते हैं। 10 रुपए का पैक आता है, 5 रुपए का पैक आता है पार्ले बिस्कुट का, उसमें आप 4 चैनल 10 चैनल आप एक बिस्कुट डाल के हिला सकते हो पूछ के। और दिल्ली में ही 200 पामेरियन है। दिल्ली में ही बताया ना कि हमारे इतना बड़ा देश है कि दिल्ली में 200 पामेरियन है जो दिन भर हमारे करते रहते हैं। अभी लेकिन अभी तो एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा क्या 2 हो गए। जब आपने ये वाला इसी में डाल दिया नीदरलैंड वाला, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने ही इनको मतलब इस तरह अपमानित किया। फिर नॉर्वे हो गया। जरा और एक क्लिप है नॉर्वे की, वो भी चलाइए। India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference.
You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world, and it continues. क्यों इंडिया के साथ जो है डील करें? तो बता रहे हैं इंडिया इज ए वेरी सिविलाइज्ड कंट्री। इनका जवाब, The most civilized country has most uncivilized prime minister who refused to meet the most free press in the world. हाँ, ये भी विश्व का सिविलाइज्ड सबसे ज्यादा स्वतंत्र प्रेस जहां है, 185 देशों में से सबसे नंबर 1 का प्रेस जहां है, स्वतंत्र प्रेस, उस प्रेस से भागने का सिविलाइजेशन, वो अनसिविलाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है जो इस सिविलाइजेशन से आता है। क्या बताते हैं भैया, गजब का है। यूपीएससी पास किए हैं सब, वाह। ये पता नहीं हमको, अब तो एनटीए और यूपीएससी सब एक लगने लगा है। आगे चलिए, आगे चलिए, अभी कहानी बहुत बची है, बहुत बची है। ये हेल लिंग, जो जिस पत्रकार की वजह से ये मोदी जी की हालत हुई है, उस पत्रकार ने ट्वीट किया, फिर एक ट्वीट किया, क्योंकि उसके ट्विटर पर तमाम, ये हमारे यहाँ तो भाई बहुत बड़ी जो है वो है ना, गिद्धों की टोली है, पॉमेरियंस हैं, वो वहां पर एजेंट जैसे हमारे यहाँ के हम लोग एजेंट हैं, भाऊ एजेंट, हम लोग एजेंट है ना विदेश के, वो इसे उसमें भी तलाशने लगे। उसने ट्वीट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी भी तरह की विदेशी जासूस नहीं हूं जिसे किसी विदेशी सरकार ने भेजा हो। मेरा काम पत्रकारिता है और मैं मुख्य रूप से नॉर्वे में काम करती हूँ। ये हमारे यहाँ का है। बस जाओ किसी के भी टाइमलाइन पर जो सवाल पूछ ले इनके मालिक से, आका से, वो जो है तुरंत उसको दौड़ा लो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको गाली देने लगो, यही इन सबका काम है। और आगे चलिए, जरा आगे चलिए। और ये देखिए राहुल गांधी, राहुल ने भी ट्वीट किया। राहुल का ट्वीट इस पे है, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं होती। जब दुनिया एक संदिग्ध प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। यही सवाल कल रात में मैंने किया था, कल भी हमने इस पे कार्यक्रम किए थे, कल रात में, कि कल्पना करिए आप 143 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है और वो भाग रहा है। एक सवाल पूछ लिया कि आप बताइए भारत से हम लोग टाई अप क्यों करें, आपके यहाँ मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं। वो भाग रहा है लिटरली, वहां से मुंडी नीचे करके, गर्दन नीचे करके, शुतुरमुर्गी आसन में भाग रहा है, शुतुरमुर्ग टाइप। क्या देश, दुनिया में डंका बज रहा है। क्या बेशर्मी है ये 200 की। अभी 200 की बेशर्मी भी दिखाता हूं। आगे चलिए, आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये जरूर देखिएगा, इंडियंस in Taiwan worried by rising racism. A political candidate has promised to ban Indian workers from Taiwan. His campaign poster depict a man with a turban and a flag of India with a large cross over both. ताइवान में एक कैंडिडेट ने वहां पर कैंपेन में अपने जो मुख्य मुद्दा रखा है, वो मुख्य मुद्दा ये रखा है कि वो भारतीय वर्कर्स को बैन कर देगा ताइवान में। भारत की बढ़ती इज्जत, इस खबर पर कोई भी नहीं चर्चा करने को तैयार है, न कोई दिखाने को तैयार है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है मेरे लिए। ये नॉर्वे में जो हुआ है उसके साथ ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप कल्पना करिए कि अब दुनिया के देशों में यह भी बात होने लगी है कि भारतीयों को, देखिए ताइवान में बढ़ते नस्लवाद से भारतीय चिंतित हैं। अब हमारी चिंता, ये शशांक मट्टू जिसका ट्वीट था वो पत्रकार हैं और फॉरेन मामलों में मतलब कई बड़े टॉप के चैनलों में, एचटी के लिए भी ये शायद विदेश के ही करस्पॉन्डेंट, यूएस के करस्पॉन्डेंट अभी हैं। ताइवान में बढ़ते नस्लवाद से भारतीय चिंतित है। दुनिया भारत के प्रति क्यों है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि दुनिया भारत में क्या हो रहा है जिसको लेकर चिंतित है। एक राजनीतिक
एक हम राजनीतिक लगातार उम्मीदवार ने, भाव क्या है, मैं हिंदी में एक बार कर दूं, अंग्रेजी में थोड़ा हमारा समझ में नहीं आता। एक राजनीतिक उम्मीदवार ने ताइवान में भारतीय कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है ताइवान के चुनाव में। उनके चुनावी पोस्टर में पगड़ी पहने एक व्यक्ति और भारत का झंडा दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक बड़ा क्रॉस बना हुआ है कि इनकी एंट्री बैन होगी। इस पोस्ट के नीचे वो मैं बार वीडियो बार कह रहा हूं, जब जब इस देश में माइनॉरिटीज पे हमले बढ़ेंगे, तब तक विदेश में रहने वाले हमारे भाई जो है भारतीय लाखों करोड़ों में, और जो इन अंधभक्त और इन नालायक को ये देश पे, ये धरती पे बोझ है, भारत पे बोझ है, ये जितने हिंदुत्व हिंदुत्व का झंडा लेके अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, ये बोझ है देश पे। लेकिन जो भारतीय विदेश में रह के अपने देश से दूर रहकर भारत के लिए डॉलर भेजते हैं, वहां की कमाई करके भारत में भेजते हैं, उन लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैंने आपको, हमने एक कार्यक्रम भी किया था, याद होगा आपको, क्रिसमस के इस तांडव के बाद अमेरिका में एक जगह रेडिकल ग्रुप है एक शहर में, उनने कहा था कि हनुमान जी की मूर्ति उतारो यहां से, ये अपने देश में लगाओ, हमारा क्रिश्चियन देश है, इसमें इस हनुमान जी की क्या जरूरत। ये पहली बार अमेरिका में हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि आप यदि क्रिसमस के दिन चर्चों पे हमला करोगे तो फिर जो भारतीय बाहर है उनकी हालत क्या होगी? क्या कभी सोचा आपने? आज ताइवान में भारत विरुद्ध इतना क्यों है? क्योंकि आपने यहां नॉर्थ ईस्ट की भी लड़कियां दिल्ली में होती है या देहरादून में नॉर्थ ईस्ट की लड़की होती है, तो उसको चीनी चीनी करके आप उसको मारते हो। तो ताइवान में क्यों भारतीयों की इज्जत होगी? क्यों होगी? और फिर यहां का उपद्रव जब वहां खबरें जाती है, कोई खबरें छुपती नहीं है। भारत में क्या हुआ, ये पल पल की जानकारी विश्व के हर देश में हर आदमी को है, तो वो वहां सेंटिमेंट भूलने का प्रयास करते हैं। हमारे यहां नहीं, बांग्लादेश में मंदिर लूटे इसलिए मुसलमानों को मारो, ये यहां नहीं चलता। अरे ये तो इतने पागल और इतने बददिमाग है कि जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम में हमला हुआ तो कश्मीरी बच्चे जो अपने भारतीय है उनसे हॉस्टल खाली करवाए इन लोगों ने। जब कश्मीरियों को भारतीय मानने की जरूरत ही नहीं, आप समझते नहीं तो काहे राज कर रहे हो भाई उन पे? क्यों कहते हो ये कश्मीर हमारा है? सिर्फ कश्मीर जमीन नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। उनको यहां से भगाओगे और फिर बोलोगे कि जम्मू कश्मीर में भारत, वहां के लोग भारत से जुड़ के रहे, उनके बच्चे यहां आते तो यहां उनको परेशान करोगे, फिर वो वहां पे जूते मारते तो फिर अपने को तकलीफ होती है। ये हर चीज करने के पहले देखना चाहिए। और ये जो हमारे सत्ताधीश मस्त मदमस्त बैठे हैं ज्ञानेश के भरोसे कि ज्ञानेश है तो चुनाव जीती रहे, अपने को जनता की क्या फिक्र है, इतना मत मदमस्त हो जाइए कि जनता रास्ते पे उतरे। फिर ये पोस्टर ताइवान का, ये पोस्टर भारत में हो रहे चीजों का प्रतिध्वनि है, समझ जाइए। यदि सारे विश्व से भारतीय भारत में वापस आ जाए तो आपके पास नौकरियां तक देने की नहीं आ रही। जो भारत में उन्हीं को नौकरियां नहीं दे पा रहे हो, उन्हीं को तेल का राशनिंग और गैस का राशनिंग करने के लिए बोल रहे हो, उन्हीं को अनाज नहीं दे पा रहे हो, ये सब भारत में आएगा तो क्या करोगे? कुछ है आपके पास करने के लिए? आपको मैं एक सोच और नहीं आती। सत्ता में जो लोग बैठे उनके पास विजन नहीं है, सोच नहीं है। विजन, सोच, थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए। विश्व में क्या भारतीय है, वहां क्या रिपल्केशन होगा। आप यहाँ किसी की बात नहीं करिए। मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी का एक सच और आपको सुनवाता हूं। रो खन्ना है अमेरिकी सांसद, सुनवाइए रो खन्ना को। भारतीय मूल के हैं जिनके लिए हम लोग अगरबत्ती दिखा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए भैया। Are we going to have a relationship grounded in our ideals of pluralistic, multiracial democracy, moving the nations of the world
towards a respect for people of all different faiths, towards a respect for people of different backgrounds, moving the world towards international cooperation as opposed to just militarism? Or are we going to form an alliance of convenience based on nationalism, based on simply containing other countries, based on an inward-looking patriotism that is not in the best definitions of our founding ideals? I believe India's destiny was framed by Gandhi and Nehru. It was a destiny back then. I said this to the Prime Minister. He kind of winced. I said, "Mr. Prime Minister, you're the 5th largest economy," but they respected Gandhi more. There's still not streets named after you like they're named after Nehru, because they captured the imagination of the world because of their commitment to human rights, because of their commitment to pluralism, because of their commitment to the Enlightenment ideals. And same with the United States. People who captured our spirit, Lincoln and FDR and W.E.B. Du Bois, who of course inspired Ambedkar in India, and King, who is a direct beneficiary of Gandhi. We must, as the United States, build a multiracial democracy. मुख्य बात आ गई, हालांकि ये पूरा सुनना चाहिए, लेकिन वक्त इस कार्यक्रम में हम बचाने के लिए रोक रहे हैं, नहीं होगा तो इसको अलग से सुनाएंगे पूरा। रोक खन्ना क्या बोल रहे हैं, बहुत ये भाषण, ये बताऊं, अकेले ये भाषण की क्लिप हमारे देश के जो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं ना, इस आदमी को क्या किया है, मैं शब्द नहीं चयन कर पा रहा हूं जिसमें मर्यादा हो। क्या बोला, कहा मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, भले ही आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी हो, लेकिन दुनिया गांधी जी का अधिक सम्मान करती है। नेहरू की तरह दुनिया ने आपके नाम पर सड़कें नहीं बनाई हैं, नेहरू के नाम पर कई जगहों पर सड़कें हैं। नेहरू की तरह दुनिया ने आपके नाम पर सड़कें नहीं बनाई हैं। मैंने मोदी को यह बताया और वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे। ये रो खन्ना है, अमेरिका के सांसद। इन्होंने कहा मोदी को मुंह के मुंह पर कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन सम्मान गांधी जी का, नेहरू के नाम पर सड़कें। क्यों? आगे पूरा डिटेल था, मैं इतने बता क्यों, क्योंकि उन्होंने हमेशा दुनिया में मानवाधिकारों की बात की, दुनिया में शांति की बात की, दुनिया में समानता की बात की, दुनिया में सहिष्णुता की बात की। उन्होंने रेसिज्म की बात नहीं की, उन्होंने नस्लीय, जातीय, सांप्रदायिक सौहार्द की बात की, उन्माद की बात नहीं की। ये अमेरिका का सांसद नरेंद्र मोदी के सामने बोलता है, लेकिन असहज होकर के लौट आते हैं, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चलता। वो थोड़ी बताएंगे। अब मैं बताता हूँ जिस जवाहरलाल नेहरू का नाम। मैं कल जवाहरलाल नेहरू की एक पुरानी आर्काइव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशंस के प्रेस क्लब को, जहां अंतरराष्ट्रीय प्रेस बैठा हुआ है थोक के तादाद में 600-700। जवाहरलाल नेहरू के समय की बता रहा हूं मैं आपको। जवाहरलाल नेहरू को जब उन्होंने वेलकम करके स्टेज उस पर बुलाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दिस इज माय 3rd टाइम दैट आई एम कमिंग टू मीट यू। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल स्तर की जवाहरलाल नेहरू। सवाल जवाब हुए, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बढ़िया इंग्लिश में बहुत सवाल दिया। एक टेढ़ा सवाल जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया, और टेढ़ा सवाल ये था कि रशिया ने अभी परमाणु विस्फोट किया है, इसके बारे में आपकी रिएक्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआती जो ओपनिंग, मतलब इस सवाल का जवाब में कहा उन्होंने कि मैं भारत की जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं। भारत की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए मेरा दायित्व मेरे देश के प्रति और मेरी जवाबदेही मेरे देश के प्रति है। तो मेरे देश ने परमाणु, यदि जिस दिन विस्फोट होगा, परमाणु जिस दिन ताकत हम, या परमाणु जिस दिन हम करेंगे, उस दिन हम उस पर बात करेंगे। इसलिए मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जरूर रेखांकित करता हूं कि परमाणु हथियार विध्वंस करते हैं और हम विध्वंस के खिलाफ हैं। ये स्टेटमेंट, ये स्टैंड यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सामने लेना, और रशिया जो अपने पास में था और जो गुटनिरपेक्ष देश
उन्होंने कहा कि आप घुटने पर, उसने कहा कि नहीं, मैं किसी का अगुवाई नहीं करता भाई, मैं तो मेरे देश के प्रति समर्पित हूं, मैं अपने भारत के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, मेरे भारत की मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, परमाणु हथियार विध्वंसक होते हैं और हम विध्वंस की घोर निंदा करते हैं और उसके विरोध में हैं। सच बोलने के लिए साहस चाहिए ना। सच यदि इस आदमी को ये पूछा जाए कि अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया, अरे भाऊ भाई जवान गला नहीं सूखेगा, गले सिर्फ की एक ही पाइप चीज सूख का जाएगी। जवाब दे सकता है आशीष, इस आदमी का जो आईक्यू है, हमारे प्रधानमंत्री का, दुर्भाग्य है हमारा, ये प्रधानमंत्री है, इनका जो आईक्यू का लेवल है उतना ही है, उस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि आम कैसे खाया जा सकता है, काट के घूस के। और दूसरा कि आप इतना काम करने के लिए एनर्जी कहां से लाते हैं। एक तो वो सवाल पूछने वाले पत्रकार को साष्टांग दंडवत कि प्रधानमंत्री काम करते हैं, ये उनको ज्ञात हुआ, ये हमको भी दुनिया को पता पड़ा कि प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे में 4 घंटे भी आदमी काम कर रहा होता तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती, ना नहीं रुपए की भाऊ, स्थिति होती, ना महंगाई की स्थिति होती, ना अराजकता की स्थिति होती। ये काम ही नहीं करता, ये सिर्फ सत्ता में बैठे रहने का जुगाड़ करते रहता है 24 घंटे। नहीं नहीं, वो भी जुगाड़ी नहीं करते भाऊ। मैं खाली करेक्शन थोड़ा सा, मतलब मेरी निजी राय है, 18 घंटे काम करते हैं। सत्ता में रहने का जुगाड़ करने के लिए भी एक आदमी इन्होंने रखा है, वो करता हाँ, है जुगाड़। हाँ, ये 18 घंटे काम में 9 घंटे इनका मेकअप चलता है और 9 हाँ, घंटे कोरियोग्राफी चलती है कि वो चलना कैसे है, एकदम हाँ, जैसे हाँ। लगे कि आ रहा है वो किंग कॉन्ग टाइप में, मतलब वो तो 9 घंटा रिहर्सल होता है। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है यदि प्रधानमंत्री जी ने फिल्म मेकिंग का इंस्टीट्यूट खोला तो। प्रधानमंत्री को ऑनररी लेक्चरर बुलाना चाहिए एफटीटीआई में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है इंडिया की, वहां पे इनको ऑनररी लेक्चरर बुलाना चाहिए कि कैमरा का प्लेसमेंट होगा, लाइट्स कैसे करे जाएंगे, चलना कैसा होगा, कितने अभी दूर कुछ बड़ा कैमरा होगा, कैमरा पहले होगा कि पहला प्रधानमंत्री जाएगा। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं। वक्त बहुत हो गया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बची हैं। इसलिए बची हैं कि हमने जो 37 मिनट 36 मिनट बात कर ली, ये यही बात की ना कि मोदी जी भाग गए, फिर वो जॉर्ज सीबी आया, उसने कहा भारत को कोई जानते नहीं है, कोई जानते नहीं है भारत को, सिर्फ मोदी जी ही समझ पाए भारत को। हकीकत ये है, मोदी जी समझ पाए तभी तो निचोड़ रहे हैं। भारत एकदम अद्भुत है, संविधान है। अब मैं आपको 2 खबरें दिखाऊंगा, भैया दिखाइए, पहली हेडलाइन लाइए, भाव देख लीजिएगा। ये जॉर्ज सीबी मोदी सबके लिए है। ये देखिए हमारी मीडिया कैसे काम करती है, 200 चैनल कैसे काम करते हैं। आज लिखा जाएगा चीन की, एक झलक केवल बता रहा हूं, सिंगल एग्जाम्पल, ऐसे मेरे पास 1000 एग्जाम्पल है। आज लिखा जाएगा चीन की बर्बादी का चैप्टर, पाक के तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। सुनिएगा, पाकिस्तान के फेफड़े बाहर आ जाएंगे, चीन की बर्बादी का चैप्टर आज लिखा जाएगा। मोदी और मेलोनी करने वाले हैं बड़ा फैसला। अब बड़ा फैसला क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। बड़ा फैसला दिखाओ, इसके अंदर है, दिखाओ बड़ा फैसला, क्योंकि फेफड़ा बाहर आएगा, चीन आज ही बर्बाद हो जाएगा, उसकी खत्म कहानी चीन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इटली पहुंच चुके हैं। आज यहां पर कई अहम मसलों पर पीएम मोदी और मेलोनी के बीच बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में एक मुद्दा ऐसा भी है जिस पर सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। दरअसल हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। IMEC सिर्फ व्यापारिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिल्क रूट है जो भारत मिडिल ईस्ट के बीच की साझेदारी को मजबूत करेगा। इस कॉरिडोर के तहत रेलवे, सड़क मार्ग, एनर्जी पाइपलाइन और समुद्र के नीचे डिजिटल केबल बिछाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आते ही दुनिया का व्यापारिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। चीन का प्रभुत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। हटा दीजिए, मैं 30 सेकंड और लूंगा इस खबर पे। एक चाबहार पोर्ट का नाम सबने सुना होगा, ईरान में था। भारत के साथ डील हुई थी। भारत उस पर 110 करोड़ रुपए लगा चुका था और ISTC इंटरनेशनल साउथ INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो चाबहार वो जोड़ता।
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर NSTC, वो 110 करोड़ रुपए लगा चुके थे वहां। अमेरिका ने डपट दिया एक बार, ट्रंप ने, बंद करो तमाशा। वेबसाइट से इरेजर से मिटा उठा के बैठ गए घर में। इटली में, अच्छा, UAE, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, वहां डंका बजा के अब इटली पहुंचे हैं। ये आगे आगे सब, जैसे होता नहीं कि वो गांव में दूल्हा के आगे आगे वो डब 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 बजा के चलते हैं, ये मोदी बस, सब बस। आगे आगे डब 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 बजाते हैं। अब इटली बजाते में हैं। डंका बजा, 4 देशों में बजा के चले आए बेइज्जत होके, नाक कटवा करके देश का। अब इटली में बंद हो जाएगा, मतलब ऐलान होते ही चीन उन खत्म सब नक्शे से। ये फ्रॉडिये ये काम करते हैं। ये मीडिया जो हमारे यहाँ मीडिया में इन मूर्खों को ये पता नहीं है, इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि चीन यदि व्यापार में नंबर 1 है तो इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसके पास रूट है, इसलिए प्रोडक्शन है। नंबर 1 है कि उसके पास संसाधन है। उसने यदि अपने को, उनका छोड़ो बाकी देशों का, जिस चीन को ये मुंह पे गिरा रहे थे और जिस चीन को वो ये आसमान दिखा रहे थे, उस चीन ने थोड़ी चूड़ी टाइट कर दी थी बेसिक ड्रग के, तो मेडिसिन की कंपनियां बंद हो गई थी देश में। आज भी चीन पे निर्भर है भारत बहुत चीजों पे। आज अमेरिका चीन के खिलाफ जा नहीं सकता क्योंकि अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। रेयर अर्थ मटेरियल जितना चीन के पास है, और अफ्रीका में जहां जहां रेयर अर्थ मटेरियल है वहां चीन का कब्जा है। चीन ने अपने हाथ से कुछ नहीं छोड़ा। भारत चीन के नाखून के बराबर नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ झूठ बोल के लोगों को तसल्ली देके लोगों को मूर्ख बनाने का काम मत करो। हम अपने घर में बैठे हैं। जो लोग अपने दुश्मन को कम आंकते हैं वो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। कभी किसी दुश्मन को कमजोर नहीं बोलना चाहिए। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है वहां जाता है, वहां चीन का राष्ट्रपति लेने नहीं जाता अमेरिका के राष्ट्रपति को। वो हाथ भी अपने जगह बढ़ाता है, प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति आने पे ऐसा ऐसा हाथ करके बिल्कुल बटरफ्लाई होके जाएंगे जैसे वो शेख के पास गए थे। वहां चीन ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार 2 टूक बात की मुंह पे, और ये बोल दिया कि तुम अस्त होने वाले सूर्य हो, मैं उगता हुआ सूर्य हूं। तुम हमसे ठीक से बात करोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारा अस्त तय है। भेबे करते हुए वापस गया वहां अमेरिका। ना ताइवान पे कुछ बोल पाया, ना हार्मुज पे कुछ बोल पाया। डेटा, भारत चीन का फर्क समझिए। 130 बिलियन से ज्यादा भारत में वो अपना माल फेंकता है, और भारत से चीन जाता है 15 बिलियन। 100-125 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस है चीन का। हाँ, हम तो बेचेंगे मुझे क्या? झूठ बताइए, बेचेंगे? ये जो सरप्लस है चीन का, ये क्या कौन से रूट के कारण है? जो ये नया रूट जो है अभी चीन को मुंह पे गिराएगा, कैसा गिराएगा मुंह पे? उस रूट पे हम बेचेंगे क्या? झूठ। वही जो दिन भर भाजपाई बोलते हैं वो झूठ बेचेंगे। देश की असली खबर क्या है? उस जॉर्ज सीवी को अब असली जवाब मैं कह रहा हूं कि आज रुकिएगा आखिर तक, इसीलिए अब असली जवाब देखिए इस देश में चल क्या रहा है। क्यों नॉर्वे में, क्यों नीदरलैंड में पत्रकार पूछ रहे हैं? खबर लाओ भाई, अगली खबर लाइए। यूपी गाजियाबाद में LLB छात्रा से कुकर्म करने, मतलब उसकी इज्जत लूटने वाला आरोपी हिंदू युवा वाहिनी, जिसके संस्थापक मुख्यमंत्री जी खुद हैं, LLB छात्रा से दुराचार करने वाले, उसकी इज्जत लूटने वाले आरोपी हिंदू युवा वाहिनी नेता सुशील प्रजापति की जेल से रिहाई समर्थकों ने कंधे पर बिठाया, जुलूस निकाला। विजुअल दिखाइए। ये नहीं दिखेगा कहीं। सचिन गुप्ता एक ऐसा पत्रकार है, कम से कम उसने अपने ट्विटर पर लगाया। ये देखिए, ये LLB की ये हिंदू वाहिनी, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है उसके बनाए हुए संगठन, जिस संगठन के बूते वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़ा, उस संगठन का ये नेता ये जेल से निकला है। तो ये देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्वे में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौटा है टंका बजा के। ये देखिए फूल लाद दिया गया है और कंधे पे लेके जा रहे हैं। ये किस लिए जेल में? ये नारी बंधन है, इज्जत लूटा था। ये नारी बंधन है। ये कोढ़ समाज का कोढ़ कंधे पे बिठा करके जश्न मनाया जा रहा है। ये भारत का सच है नरेंद्र मोदी, ये देख लो, ये सच है नरेंद्र मोदी, भारत का सच ये।
सच वो भी है कि जिसको व्यभिचार के रूप में महिलाओं की और लड़कियों की, मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने में जो सजा मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, वो आदमी उसको भी पैरोल पे टूट के वीआईपी दर्शन करता है अयोध्या में जाके, उसके लिए सब मंदिर रेड कारपेट डालता है। ये नारी वंदन है। नॉर्वे के पत्रकारों को ये भी पता है, सब पता उसे है। छुपा नहीं है। एक और हेडलाइन दिखाते हैं भाऊ, एक और हेडलाइन दिखाते हैं, जितना वो दिखा इतना हो पाए समय इस समय में। सॉरी, आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला, हटा दिए। पानीपत में एक युवक पढ़ा लिखा अपना गया इंटरव्यू में, इंटरव्यू के जरिए, कोई यहाँ पर रिजर्वेशन भी नहीं था जो रिजर्वेशन के नाम पर छनछनाते हैं ना मनुवादी। इंटरव्यू में गया बिना किसी जाति को वो किए हुए, स्टेब्लिश किए कि हम दलित हैं। इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ एचआर की पोस्ट पर। उसके बाद 2 घंटे बाद उसके पास फोन आता है, थोड़ी मतलब 1-2 घंटे में, कि जो एमडी चेयरमैन जो भी उसके मालिक हैं उनसे अब तुम्हारी मीटिंग होगी, क्योंकि एचआर का पोस्ट होता है, एचआर में मालिक के कनेक्ट में रहना पड़ेगा। तो वहां पे वो गया, रखा तो सिलेक्ट हो चुका था, उन्होंने सब देखा, ज्वाइनिंग की बात की और पूछ लिया किस जाति से हो। अब किस जाति से हो तो कैसे झूठ बोलता, उसने बता दिया कि मैं एससी हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, दलित हूँ। उसे वहां से गेट आउट कहे कि नौकरी तुमको नहीं मिल सकती है, गेट आउट, मतलब नहीं, वहां से लौट आया। हाँ, वहां से लौट आया, लौट के घर आया, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला, लौट के घर आया तो जो प्रोसेस होता है कंपनी का, कंपनी से फोन आया, कहा कि सॉरी अब हम आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते। इसने पूछा क्यों, आप तो हम मतलब सेलेक्ट करके हमको वो कर दिए, सब फाइनल कर दिए। तो कहा नहीं, मना हो गया है, क्योंकि आप एससी हैं, हमारी पॉलिसी में, कंपनी की पॉलिसी में नहीं है कि हम एससी को रखें। वो अब बच्चा नौजवान अपनी बहन के साथ क्षोभ भी था, फरियाद भी करनी थी, बहन भी उसके साथ आई, वो ऑफिस पहुंचे, कहे बताए हमारा गुनाह ये है। उसके साथ फिर वहां पर धक्के मार के उसको बाहर किया गया। जो कंपनी का ओनर था उसकी माँ भी वहां पर थी, और माँ तो और भी रेडिकल थी, उसने फिर जाति सूचक गालियां दी उसको, और पूरे कंपनी के बाहर धक्का देके निकाल दिया गया। ये कहाँ हो रहा है? बहुत बड़ा देश है, जानते नहीं हो? आओ जाज सीबी, मैं पूरा देश का दर्शन कराऊंगा, 5 घंटे 6 घंटा। यूपीएससी पास कैसे हुए हो, यह भी मेरे लिए प्रश्न है। आओ भारत का नहीं, दर्शन करवाता हूं, 1 घंटा ये भी बैठ के। ये भी आईएफएस बना है, ये भी मुझे लगता है उसी इंस्टीट्यूट से बना है जहां से जयशंकर निकला है। ये इस देश की हालत है। और ये सब कहते हैं देश बहुत बड़ा है, जानता नहीं है कोई। अरे जानते सब हैं, सब जान रहे हैं क्या है इस देश की स्थिति, सब जान रहे, पूरी दुनिया जान रही है। दुनिया 143 करोड़ के मार्केट को देख रही है कि इस मार्केट में माल खपाना है, इसलिए पूछ लेती है। नहीं तो इस देश की दशा जो है ना, बाउंड्री अपने चौहद्दी में कोई घुसने ना देता, अगर इस देश की मार्केट इतनी बड़ी ना होती तो। चलिए, इजाजत दीजिए, कार्यक्रम लंबा हुआ, उसके लिए मैं फिर से क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन सब कंटेंट था दिखाने के लिए, इस देश की स्थिति समझाने के लिए, जो जाल से भी नहीं समझा पा रहे हैं। धन्यवाद भाव, और भी खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनको भी लेकर के आते हैं। नमस्कार।